फ्लीबोटॉमी में ये कल क्या पढ़ाए थे हम? पेशेंट साफ करते हैं, ठीक है कि ब्लड सैंपल लेने के बाद, ठीक है ना, जो भी पेशेंट तुम्हारे पास आता है उसको कैसे देखभाल करना है। अगर मानो कोई डिजीज फील कर रहा है, कोई फेंट मतलब बेहोश, कोई अनकॉन्शियस होगा, बेहोश होकर गिर गया, ठीक है, तो वो सब में तुम क्या क्या करोगे उसका था कि हीमोटोमा कैन बी प्रिवेंटेड बाय हीमोटोमा, जो भी था लाल लाल धब्बा आ रहा था जो ब्लड सैंपल लेने के बाद उसको कैसे बचाना है, हम लोग कैसे बचा सकते हैं वो बता दिए। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है स्पेसिमेन रिजेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है, स्पेसिमेन मतलब जो भी सैंपल तुम ले रहे हो, रिजेक्शन मतलब क्या होता है? रिजेक्ट कर देना, मतलब रिपोर्ट सही नहीं है। रिजेक्शन मतलब होना है कि उससे जो भी टेस्ट होगा वो नहीं करना, रिजेक्ट कर देना, ठीक है ना, मतलब स्वीकार नहीं करना। ठीक है, और क्राइटेरिया क्या क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, तो इसमें समझना है कि सबसे पहले तुम लोग को जब स्टार्टिंग में बताए थे लैबोरेटरी रिक्विजिशन फॉर्म, ठीक है, तो उसमें क्या बताया था कि नेम ऑफ पेशेंट, एज, सेक्स, ठीक है ना, जो भी पेशेंट है रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, सबको बढ़िया से फुल करना है वाइट पे, ठीक है, और अपना लैब कॉपी में बोले थे ना। अगर मानो वहाँ पर अगर रिपोर्टिंग को लेबलिंग गलत हुआ होगा, लेबलिंग मतलब क्या होता है, नाम लिखा समझ में आ रहा है, अगर वहाँ पर लेबलिंग गलत होगा, मानो कि तुम रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखो, किसी का नाम कुछ अंशु है तो अंशु लिख कर छोड़ दिए, या किसी का अंकुश नाम है तो अंकुश लिख कर छोड़ दिए, समझ में आ रहा है। और 2-3 लड़का आ जाएगा उसमें अंकुश नाम का, तो क्या करोगे, दिक्कत हो जाएगा ना, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट वगैरह सब मेंशन करना है। ठीक है, अगर मानो कि तुम मेंशन नहीं किए हो, ठीक है ना, तो स्पेसिमेन क्या इम्पोर्टेंटली लेबल मतलब तुम अच्छे से नहीं किए हो, जो भी नेम, एज, सेक्स, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट वगैरह सब डालना था तुम नहीं डाले हो, या अनलेबल्ड, या हो सकता है कि जल्दबाजी में तुम ब्लड कलेक्शन ले ली और कहीं जाना था चली गई, उसका गाय तो पता नहीं चला कि इसका ब्लड सैंपल लिया हमने, सबका तो लाल लाल रहेगा, ब्लड में पहचान पाएगा कौन किसका है, तो क्या होगा, इसको टेस्ट करेगा आगे, पता नहीं है किसका है, कैसे करेगा। ठीक है, दूसरा है स्पेसिमेन इम्प्रॉपरली कलेक्टेड और प्रिजर्व। बताया थे कि जो भी कलेक्शन का प्रोसीजर है ना, कि टर्निकेट कितना देर बांधना है, स्वाबिंग क्लीनिंग कैसे किया जाता है, नीडल पिस्टन जो है सब बढ़िया एक फ्लो में निकाला जाता है, नहीं ज़्यादा ब्लड निकल गया, नहीं निकल रहा फिर निकालता ओए जाएगा तुम लोग, अरे अल्लाह। ठीक है, इम्प्रॉपरली मतलब क्या हुआ कि मानो कि क्या होता है, फ्री फ्लो लिया जाता है, एक बार वेन में डाल दिया तो पूरा जितना तुम लोग काम है पूरा वॉल्यूम लेना ही नहीं, क्या है इस इधर से ले लिए, अब इधर से पेशेंट को दर्द कर रहा है या ना उसमें नहीं गया, समझ में आ रहा है, तो क्या किए फिर इसमें से ले रहा है, फिर आधा पड़ रहा है, ठीक है ना, तो वो सब सैंपल वैलिड नहीं है, ठीक है ना, वो सब रिजेक्ट हो जाएगा। या प्रिजर्वेशन करना है, ठीक है, प्रिजर्वेशन बताएंगे, बहुत सारा केमिकल डाला जाता है, रेफ्रिजरेटर जो होता है, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है 2 से 8 डिग्री पे रखा जाता है, ठीक है ना, किसी को रूम टेम्परेचर पे रखना, प्लेन वाइट सबको बताए थे। अगर मानो कि तुम अच्छा से प्रिजर्व नहीं हो तब भी क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, उसका आगे प्रोसीड नहीं करना, नहीं तो क्या होगा सर, जो भी रिजल्ट आएगा फॉल्स आएगा, तुम्हारे केमिकल भी बर्बाद हुआ, मेहनत भी जाएगा, ठीक है ना, और रिपोर्टिंग गलत आएगा नहीं आएगा ठीक से, ठीक है ना, तो सबको तो नहीं करना है। या स्पेसिमेन सबमिटेड विदाउट प्रॉपर्ली कंप्लीटेड रिक्वेस्ट फॉर्म, जो भी रिक्वेस्ट फॉर्म का बताया था, नेम, एज, डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, फिजिशियन कौन रेफर किया है, और कौन कौन सा टेस्ट करना है, मानो कि सब अच्छा से लेबल नहीं किया गया, तुम सैंपल निकाल लिया तो कुछ कर सकते हो, इसको क्या करना है, रिजेक्ट कर देना। स्पेसिमेन सैंपल वॉल्यूम नॉट सफिशिएंट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ टेस्ट प्रोटोकॉल, कोई टेस्ट करना, ठीक है, और बताया कि मानो कि ये CBC करने के लिए 3 ml के आसपास ब्लड चाहिए, 3-3.5 ml, ठीक है ना, अब तुम्हारे पास पता चलेगा 2 ml है, 1 ml है, टेस्ट बढ़िया से रिपोर्ट आएगा नहीं आएगा। मानो कि बताया था कि CBC क्या नाम है, SGPT, KFT, LFT सब करना रहता है, तो कम से कम मिनिमम 4-4.5 ml ब्लड चाहिए, बताया था भाई पूरा भर कर आता है ना मिला जुला कर, और उतना नहीं रहेगा तो ये होगा टेस्ट नहीं होगा, क्या करेगा तो रिपोर्टिंग फॉल्स आएगा, करने से कोई फायदा
केमिकल बर्बाद पेशेंट का भी मानो कि उसकी बीमारी भी पता नहीं चलेगा, ठीक है ना, तो वो नहीं करेंगे। पेशेंट्स नॉट प्रॉपर्ली प्रिपेयर प्रॉपर्ली फॉर द रिक्वायरमेंट, मतलब बताया था कि अगर तुमको फास्टिंग करना है, फास्टिंग ग्लूकोज का लेना है सैंपल, तो क्या बताया था, कम से कम 8 से 12 घंटा जो रहना चाहिए फास्टिंग रहना चाहिए। जो लिपिड प्रोफाइल के लिए लेना है तो 12 से 16 घंटा क्या रहना चाहिए, फास्टिंग रहना चाहिए कंप्लीट। समझ में आ रहा है, कुछ भी चाय जूस वूस पी कर नहीं आना, सिर्फ पानी वानी पी रहा होना चाहिए, अल्कोहल नहीं पीना, एक्सरसाइज करके नहीं आना, सब बताए थे। अगर मानो कोई ये सब कर आया तो इसको रिजेक्ट कर देंगे सैंपल, तो सैंपल मानो निकाल लिया, पता चलेगा भाई जूस पी लिया, ठीक है, क्या बोलेगा सर बहुत आज एक्सरसाइज जिम गए तो करता है सब, ठीक है ना, तो क्या वो सब सैंपल का टेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे, सैंपल रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वही प्रिपरेशन आप बताया थे पेशेंट में, ठीक है ना, तो वो सब कुछ भी अगर नहीं होगा तो सब सैंपल रिजेक्ट। इफ सेपरेटेड सीरम और प्लाज्मा इज ग्रोसली ह्यूमनाइज्ड, अब बताया था कि प्लाज्मा अपना क्या नाम है, ईडीटीए वाई में जब ब्लड कलेक्शन करके रखते हैं तो क्या करता है, धीरे धीरे उसको मिक्स कर देते हैं, ठीक है। और मिक्स करने के बाद आया कि नहीं तो खट्टा जम जाए, किसी वजह से हो सकता है कि जो भी वाइल एक्सपायर्ड है या कुछ भी होगा, समझ में आ रहा है, या प्लेन वाइल में ही रखा है तो सीरम क्या हो गया और ब्लड क्लॉट सब एक साथ जम गए, समझ में आ रहा है, तो उस ब्लड से टेस्ट करना अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा तो रिजेक्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है किस किस केस में रिजेक्ट कर रहे हैं, तो इसी को बोला जाता है कि अच्छी स्पेसिफिक रिजेक्शन क्राइटेरिया, किस किस केस में जो टेस्ट होगा, जो भी ब्लड सैंपल का मतलब टेस्टिंग करना है वो क्या करेंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखो शुरू से जब तक प्रॉपर्ली कुछ भी अगर दिक्कत होगा, ठीक है ना, पेशेंट्स प्रिपरेशन से लेकर, ठीक है ना, क्लीनिंग करने में, क्लीनिंग अच्छा से नहीं किया, मानो कि तुम ड्राई अच्छा से नहीं किया, ब्लड घिस गया तो हिमोलाइज हो जाएगा, ब्लड सब फिर खराब होगा ना, वो सब एक भी स्टेप में इधर आया तो ये सब क्या होगा, स्पेसिमेन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए बहुत प्रॉपर्ली केयरफुली सब कुछ करना है, बताया थे, समझ में आएगा ना, तो इसलिए वो सब पढ़ा रहेगा तब समझ में आएगा क्यों रिजेक्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। टर्निकेट मानो कोई 2 मिनट से ज़्यादा बांध दिया तो क्या होगा, पहले जो भी कॉम्पोजिशन ब्लड का प्लाज्मा आरबीसी सब क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा, तो इसमें भी तुमको रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब ब्लड 2 बार में नहीं निकालना तो एक बार में निकालना है, नहीं तो फिर ब्लड जितना निकाला सबको फेंकना, फिर से दूसरा नसीब से निकालना, ठीक है ना। तो ये सब क्रिटेरिया सब याद रहेगा ना, क्या क्या क्रिटेरिया, ये सब क्वेश्चन पूछता है, स्पेसिफिक रिजेक्शन क्रिटेरिया बता, या हम लोग भी मानो वाइवा में जब बैठेंगे तो मुझसे जब वाइवा होगा या क्वेश्चन पूछेंगे तो यही सब पूछेंगे कि क्या क्या क्रिटेरिया बताओ कि स्पेसिमेन को रिजेक्ट कर दो, तो ये सब बताना पड़ेगा, 3-4 6 लिखा है तो कम से कम 4 बताएगा ना जी, तो याद करना है, ठीक है, समझ लेना है, समझा दिए सब, 1-2 बार पढ़ेगा तो याद हो जाएगा। अब अगला टॉपिक जो पढ़ना हम लोग को है हीमोलाइसिस ऑफ ब्लड, ब्लड किस किस केस में हीमोलाइज कर जाता है, मतलब टूट जाता है ब्लड, जो भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी है, ठीक है ना, ब्लड का क्या होता है, बोलो, टूट जाता है, जो भी आरबीसी है रप्चर कर जाता है, ठीक है ना। तो कैसे टूटता है, क्यों टूटता है, कौन कौन सा क्रिटेरिया है, अगर हीमोलाइज होगा तो कौन कौन सा टेस्ट इफेक्ट होगा, समझा। अब टेस्ट वाला क्लास नहीं लिख पाए, जगह नहीं था, टाइम भी नहीं है, कल पढ़ाएंगे, आज ये क्यों होता है, क्या होता है, सब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हीमोलाइसिस समझ में आ रहा है ना सबको, ठीक है, आरबीसी सब रप्चर कर जाता है, टूट जाता है, ब्लड सेल सब, ठीक है, क्या होगा, हीमोलाइज हो गया, ठीक है। तो टेस्ट इफेक्ट करेगा, फिक्स है, करेगा ना। तो सबसे पहले हीमोलाइसिस क्या होता है, क्या समझते हो, तो हीमोलाइसिस का डेफिनेशन ये है कि हीमोलाइसिस मींस लिबरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन आफ्टर आरबीसी हैव बीन रप्चर्ड, ये मिटा दे, उसके बाद समझाते हैं तुमको क्या होता है, यहाँ से बहुत बैक है, ठीक है। देखो अब हम जब पढ़ाएंगे, ठीक है ना, ब्लड या फिजियोलॉजी में जब भी पढ़ेगा तो क्या है, मानो कि ब्लड सेल्स, क्या है, ब्लड सेल्स, उसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, मानो कि ये क्या ब्लड सेल्स में आरबीसी है, क्या है, आरबीसी, क्या है पूरा आरबीसी, उसके अंदर क्या आता है, हीमोग्लोबिन, समझ में आ रहा है। तो हीमोलाइसिस हो गया यानी आरबीसी टूटा, आरबीसी टूटेगा तो अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ना लाल कलर देता है ब्लड को, हीमोग्लोबिन का डेफिनेशन क्या हम लोग पढ़ता है, रेड कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन द, ठीक है। तो वो क्या करता है, तो यही लाल बनाता है,
तो ये मानो टूटेगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन फिर बाहर आएगा। बाहर कहाँ आएगा, सीरम या प्लाज्मा में, इसी में ना आएगा। यस सर। ठीक है, तो देखो हेमोलाइसिस मींस लिबरेशन, लिबरेशन मतलब निकालना, लिबरेट कर सकते और हीमोग्लोबिन आफ्टर आरबीसी हैव बीन रप्चर्ड, आरबीसी टूटा है, हीमोग्लोबिन का बाहर निकाल जाना ये क्या होता है, हेमोलाइसिस। हेमोलाइसिस। समझ में आया? यस सर। हेमोलाइसिस मत लिखो, बाद में लिखो, समझो अभी। हेमोलाइसिस मतलब क्या हुआ, लिबरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन किससे, आरबीसी से। आरबीसी टूटेगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन निकाल जाएगा, उसी को क्या बोला जाता है, हेमोलाइसिस। याद रहेगा ना? उसके बाद क्या है कि अगर हीमोलाइसिस होगा तो क्या होगा, सीरम और प्लाज्मा, ये क्या होता है, जब सीरम और प्लाज्मा देखेंगे तो क्या होगा, थोड़ा येलोइश टाइप का होता है, हल्का येलोइश टाइप का होता है ना, वाइट से येलोइश टाइप का। तो उसमें क्या होगा, तो हीमोग्लोबिन निकालता है। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है, रेड कलर का होता है। ज़्यादा मात्रा में टूटेगा इन दोनों को क्या करेगा, रेडिश बना देगा। और कम मात्रा में टूटेगा तो दोनों को क्या बना देगा, पिंकिश टाइप का। किसी चीज में देखना हल्का रेड कलर डाल के मिक्स करोगे तो थोड़ा पिंकिश होगा, और ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा तो रेड का क्या होगा, रेडिश हो जाएगा। तो ये पिंकिश का बनेगा जब थोड़ा कम टूटेगा, ठीक है। और रेड वाला कलर कब आ जाएगा, जब ज़्यादा कंसंट्रेशन में टूटेगा, इंक्रीज कंसंट्रेशन में। समझ में आ रहा है? वही है कि हीमोलाइसिस से कारण, तो हीमोलाइसिस होगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को H2 भी लिखते हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या होगा, रिलीज होगा, कहाँ रिलीज होगा, प्लाज्मा या सीरम, उसी में ना रिलीज होगा। और रिलीज होगा तो क्या करेगा, उसको पिंक या रेड कलर बना देगा। तो लो कंसंट्रेशन पर आएगा तो क्या करेगा, कम आरबीसी टूटेगा तो क्या होगा, पिंक बना देगा, ज़्यादा मात्रा में टूटेगा तो रेड बना देगा। समझ में आया? तो प्लाज्मा और क्या होगा, सीरम कभी भी लाल लाल ज़्यादा होने लगे तो समझ जाओ पिंकिश टाइप का, तो आरबीसी का हीमोलाइसिस हो गया, ठीक है ना। तो फिर वो सब रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। इट इज नेसेसरी या इम्पोर्टेंट टू अवॉइड हीमोलाइसिस। अब हमको क्या करना है, हीमोलाइसिस को बचाना है, ठीक है ना। अरे तो क्या होगा, टेस्ट रिपोर्ट में आरबीसी का बोलो, जो भी काउंटिंग होगा कम या ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं होगा, कम ही होगा। और हीमोग्लोबिन भी क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रहा है? तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड हीमोलाइसिस एट एवरी स्टेज, ठीक है। जो भी प्रोसीजर बताया, ठीक है ना। क्या बताया कि कभी भी तुमको ब्लड निकालना है तो क्या करना, धीरे धीरे निकालना है, ठीक है। उसको नीडल निकाल देना है, उसके बाद वो जो मोटा वाला बचेगा ना मूवमेंट, ठीक है। तो इसके नीडल यहाँ पर लगा हुआ रहता है, ऐसा रहता है ना, नीडल को निकाल कर उसके बाद क्या करेगा, इसके जो भी वाल के सहारे धीरे धीरे डालेगा, तो क्या करेगा, ज़्यादा प्रेशर करेगा तो क्या होगा, बताएगा। इट इज लिखा हुआ इम्पोर्टेंट टू अवॉइड हीमोलाइसिस एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग ब्लड सैंपलिंग, ब्लड कलेक्शन निकाल रहा है, कहीं एक बार जान लीजिए यार, उसको रखना है, जोर से प्रेस करना है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन बताया था कि ट्रांसपोर्ट करना था, क्या होता है, आराम से। ज़्यादा ये रोड खराब रहता है तो बार बार टकराएगा वाल से तो क्या होगा, टूट सकता है, ठीक है ना। इसलिए सबको अलग अलग करके वो बताया था, जो आता है पोखर टाइप का उसमें बना हुआ रहता है, इस टाइप का रहता है ना, बताया था सबका अलग अलग रख कर ले जाया जाता है, ठीक है। एंड स्टोरेज भी करना है तो रूम टेम्परेचर पर जो भी 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बताया था कि क्या होता है, प्लेन वायु सबको रखा जाता है कि क्लॉटिंग हो जाएगा और सीरम अलग हो जाएगा, ठीक है। 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल ब्लड को जो ये वाला सबको रख सकता है। लेकिन मानो कि ज़्यादा टेम्परेचर में रख दी 40 डिग्री या एक्सट्रीम कोल्ड पर रख दी 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ में आ रहा है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या होगा, हीमोलाइसिस होगा, ब्लड सेल टूटेगा। स्टोरेज समझ में आ रहा है, सब जितना भी सैंपल ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज सब में क्या है, बचाना है। और सबका तरीका बताया था कैसे कैसे ले जाया जाता है, कैसे सैंपल निकालना है, सैंपलिंग कैसे रखना है, स्टोरेज कैसे करना, सब बताया ना। बिकॉज हीमोलाइसिस कॉजेज स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक चेंजेस इन द मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ एनालाइसिस। जितना रिपोर्ट करेगा स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक चेंजेस थोड़ा सा क्या होगा, आरबीसी का नंबर घट जाएगा, हीमोग्लोबिन घट सकता है, या मानो कि जब टेस्ट करेगा उस सब का एसजीपीटी ओसीओटी उस सब का किससे करेगा, सीरम से। तो सीरम में मानो कि हीमोग्लोबिन रहेगा तो अल्टर कर सकता है,
प्लाज्मा से मानो ग्लूकोज करेगा तो हीमोग्लोबिन उसमें उसको अल्टर कर सकता है, ठीक है ना। तो बहुत सारा टेस्ट क्या होगा, इफेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए हेमोलाइसिस को आपको क्या करना है, बचाना है, अवॉइड करना है। अवॉइड किससे किया जा सकता है कि जब भी तुम ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रहे हो उसमें वाइल में रखकर उस समय बचा सकते हो। अगर मानो तुम्हारा कलेक्शन सेंटर है दूसरे पर मेन सेंटर पर ले जा रहा हो ट्रांसपोर्टेशन में कैसे ले जाना है उसको, और स्टोरेज कितना डिग्री टेम्परेचर पर रखना है, ठीक है ना। सबको ध्यान देना, नहीं तो क्या होगा, बहुत सारा चेंजेस हो सकता है, ठीक है। टेस्ट रिजल्ट क्या होता है, इधर हो सकता है, समझ आए ना। इसके बाद है वेनी पंचर। वेन पंचर मतलब समझ में आया, वेनी पंचर मतलब क्या होता है बोलो। वेन में से जो पंचर करके ब्लड निकालते हैं, समझ में आ रहा है, उसको क्या करते हैं, वेनी पंचर। वेनी पंचर के दौरान हेमोलाइसिस में अकर कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है ना। ब्लड कैसे कैसे, आरबीसी कैसे कैसे टूट सकता है, तो कैसे कैसे टूट सकता है, यूजिंग टू स्मॉल नीडल। अब तो बताया था कि जो भी नीडल होता है फिक्स रहता है 19, 20 या 21 बॉल बताए थे। तो इससे मानो कि पतला नीडल यूज करेगा, मानो कि 22, 23, 24 बॉल्स का यूज कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो इससे क्या हो सकता है, टूट सकता है, पतला नहीं हो जाएगा ना। देखो इसमें बताया कि यूनिवर्सिटी में पतला होगा, जैसे जैसे बॉल बढ़ेगा नीडल का साइज छोटा होता जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, 19, 20 और 21 बॉल्स के लिए बताया कि यूज किया जाता है ब्लड सैंपल कलेक्शन में, याद रहेगा ना। तो ज़्यादा पतला हो तो क्या होगा, आरबीसी का तो 7.2 डायमीटर होता है, क्या होगा, टूटेगा, दिक्कत होगा। इसलिए फोर्सिंग द ब्लड थ्रू द नीडल बताए थे, जो भी पिस्टन है तो उसे क्या करता है, नीडल को निकाल कर उसके बाद आराम से वाइल में रखा जाता है, ना कि एक बार पद से जो होता नहीं होता है जोर से दबा दिए, तो इससे क्या होगा, फिर प्रेशर के कारण वाल वाल से टकरा के क्या होगा, ब्लड फिर आरबीसी सब टूटेगा। आ गया सेटिंग द ट्यूब वाइल विल अपना ब्लड कलेक्शन। अब बताया कि जिसमें प्लेन वाइल है तो उसको सेक करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें ईडीटीए बोल रहा, कोई सा एंटीकोगुलेंट्स रहता है नहीं रहता, कोई भी एंटीकोगुलेंट। लेकिन और सब जो है इसमें क्या होता है, सब में कुछ ना कुछ एंटीकोगुलेंट्स होता है, ब्लू हो गया, तो उसके बाद क्या हो गया, लैवेंडर कलर हो गया, ग्रीन हो गया, समझ में आ रहा है, ग्रीन हो गया, सब में कोई ना कोई एंटीकोगुलेंट्स रहता है। तो उसमें क्या बोले थे कि ब्लड कलेक्शन मानो कि ले लिया, तो उसको क्या करना, धीरे धीरे ऐसे ऐसे मिक्स करना, ये ना कि ऐसे ऐसे बताए थे नहीं करना। क्यों नहीं करना है कि ब्लड इक्वलाइज हो गया, बताए थे ना। देखो यहाँ पर आया सेकिंग का ट्यूब या वाइट, ठीक है, जो भी वाइट या वाइट और टेस्ट क्या है, ट्यूब दोनों सेम ही होता है, ठीक है ना। विग्रोसली मतलब क्या होता है, तेजी में याद नहीं होता है, जल्दबाजी में या ज़्यादा मतलब नहीं होता है, मूवमेंट क्या बोलते हैं, मूवमेंट ज़्यादा तेज, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आरबीसी का टूटेगा, हेमोलाइसिस होगा। दूसरे बताया था क्या होता है, एक बार ऐसे करना है, एक बार 2-3 बार धीरे धीरे, ठीक है ना, सिर्फ मिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है ना, उसको जोर से नहीं सकता। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एंटीकोगुलेंट्स इन द बाडी। अब एंटीकोगुलेंट्स इसके बाद जस्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। तो एंटीकोगुलेंट्स में बताएंगे कि सबका जो ईडीटीए है, ठीक है, सोडियम साइट्रेट है, सोडियम फ्लोराइड है, तो सबका मात्रा क्या रहता है, अलग अलग रहता है, ठीक है ना। और जो भी वाइल रहता है उसको नापा हुआ रहता है, तो जो देखता होगा सब नाप कर डाला जाता है, ये नहीं किया जाता है जिसको जितना मन उतना डाल देंगे, समझ में आ रहा है। अगर एक्सेस हो गया, थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, हेमोलाइसिस कर देगा, समझ में आ रहा है। तो जब एंटीकोगुलेंट्स पढ़ाएंगे तो सबका बताएंगे कि कितना मात्रा में, ठीक है ना, लिया जाता है, और उससे ज़्यादा देगा तो क्या क्या होगा वो भी सब बताएंगे, ठीक है। तो एक्सेस मात्रा में कोई एंटीकोगुलेंट्स नहीं रहना चाहिए, अगर रहेगा तो क्या होगा, उसमें उस वाइल में हेमोलाइसिस होगा फिर से, ठीक है। उसके बाद है सेंट्रीफ्यूजिंग द ब्लड सैंपल्स एट हाई स्पीड, ठीक है, बिफोर मतलब पहले कंप्लीशन ऑफ क्लॉटिंग। अब तुमको बताया थे कि जो रेड वाला वाइल होता है उसको क्या करते हैं, 30 से 45 मिनट छोड़ देते हैं ना, इतना मिनट, कितना डिग्री सेंटीग्रेड में, 20 प्लस माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड ना, 25 प्लस माइनस कितना था, 20 था ना, 25, ठीक है ना, 20 से 90, ठीक है,
20 से क्या हो सकता है 30 तक डालेगा, यही ना रूम टेम्परेचर होता है, समझ में आ रहा है। क्या बोले थे कितना 30 से 45 मिनट तक छोड़ देना, 35 से 45 मिनट, ठीक है। क्यों छोड़ देते हैं? ताकि क्या करे ब्लड क्लॉट कर जाए और इसमें क्या होगा सीरम बच जाए। उसके बाद क्या करेंगे टेस्ट कर लेंगे, तो थोड़ा बहुत सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे। और तो क्या होगा सेंट्रीफ्यूज मानो क्लॉट बढ़िया से नहीं हुआ ना सीरम में बना ना क्लॉटे हुआ, समझ में आ रहा है। क्या होगा फिर ब्लड हिमोलाइज हो जाएगा, समझ ठीक है ना, बढ़िया से सीरम और सब सेपरेट नहीं हो पाएगा, दिक्कत होगा टेस्ट करने में। तो वही लिखा हुआ है सेंट्रीफ्यूजिंग द ब्लड सैंपल क्या करना, जब तक वो क्लॉट नहीं होगा उससे पहले ही लेकर क्या किया सेंट्रीफ्यूज कर दिया, हाई स्पीड में रोटेट करवा दिया सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, तभी क्या होगा हिमोलाइज हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है बाबू साहब? नहीं आएगा पूछ लेना, ठीक है ना, सब कुछ कहीं ना कहीं बताएंगे, अब सिर्फ क्या किया एक जगह इकट्ठा कर दिया, ठीक है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप आया, देख लो सबका इम्पोर्टेंस है ना। तुमको क्या बताया तो एक प्रोसीजर जो तुमको बता रहे हैं छोटा से छोटा सबका इम्पोर्टेंस, कुछ भी दिक्कत होगा टेस्ट रिपोर्टिंग गलत होगा, तो ये अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे, तुम बोले सर करेक्शन तो बढ़िया किया थोड़ा सा जोर से करिए ना, तो उससे क्या होगा दिख रहा है क्या होगा, ये सब ध्यान रखना है। फिर बोलेगा कि सर ये ग्रेजुएट है ना बांध दिया तो 2 मिनट से ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्या होगा दिख नहीं रहा है, कुछ भी करेगा गलती हो जाएगा। सब थोड़ा सा स्वाधीन ज़्यादा कर दे सूखना ना नहीं किया था क्या होगा थोड़ा सा नहीं जाएगा, मतलब एक स्टेप में थोड़ा सा मिल होगा तो क्या होगा रिपोर्टिंग गलत होगा, जो भी तुम्हारा डायग्नोसिस होगा क्या होगा गलत होगा, मजा आ रहा है ना, इसको ध्यान रखना। उसके बाद है फ्रीजिंग और थॉइंग ऑफ ब्लड। अगर मानो कि तुम ब्लड को क्या करेगा फ्रीज कर देगा, जो 8 डिग्री सेंटीग्रेड में बोल रहा है, ठीक है, या थॉइंग क्या होता है, ये सब ब्लड बैंक में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना। ब्लड बैंक में क्या होता है कि जब ब्लड कलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना, तो सेपरेशन करते हैं, जो भी ब्लड कॉम्पोनेंट्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स प्लाज्मा सब क्या करते हैं सेपरेट करते हैं, अलग अलग बैग में रखते हैं, सबका अलग अलग टेम्परेचर है। प्लेटलेट्स को रखा जाता है रूम टेम्परेचर पे, आरबीसी को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, ठीक है। और प्लाज्मा को क्या किया जाता है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री या -70 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा करके रखा जाता है, समझ में आ रहा है। सबको कंपोनेंट ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक उसको रखा जा सके ताकि आदमी को क्या करे यूज में आ सके, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है फ्रीजिंग होता है, समझ में आया। और क्या होता है थॉइंग मतलब क्या होता है कि मानो कि तुम कोई पानी पूरा एक बार जमा दो, ठीक है, पूरा बन गया सॉलिड बन गया, नहीं होता बर्फ पूरा जम गया, उसके बाद उसको ले जाकर गर्म करके उसको क्या करो या नॉर्मल टेम्परेचर में रख के उसको क्या करो पिघला दो, समझ में आ रहा है। तो एक बार ब्लड फ्रीज हो गया, ज़्यादा फ्रीज हो गया, ठीक है ना, और उसके बाद क्या करेगा उसको ज़्यादा टेम्परेचर जैसे 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा है, ठीक है ना, और उसको फिर ले जाकर 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेगा, ठीक है ना। थॉइंग मतलब क्या होता है कि एक बार पूरा सॉलिड बना दिया, क्या किया सॉलिड बना दिया, उसके बाद इसको पिघला कर क्या किया लिक्विड बना दिया, समझ में आया। तो उस केस में क्या होगा ब्लड हिमोलाइज होगा, टूटेगा, ठीक है। तो ब्लड बैंक में ज़्यादा यूज होता है। प्लाज्मा लगना में क्या करता है पूरा इतना -21 डिग्री या 70 डिग्री तक, इसमें क्या आता है 5 साल तक रह सकता है, इसमें क्या आता है 1 साल तक रह सकता है, समझ में आ रहा है। इसमें क्या पूरा बर्फ बन जाता है, समझ में आ रहा है। प्लाज्मा है, ठीक है ना, तो क्या होता है पूरा बर्फ जम जाता है, समझ में आ रहा है। इतना रहता है ना तो उसको फिर आधा 1 घंटा छोड़ना पड़ता है, तब वो क्या करता है नॉर्मल टेम्परेचर का आता है, लिक्विड बनता है। एक बार जब लिक्विड बन गया तो उसको कम से कम 2-4-5 घंटा में यूज कर देगा, नहीं तो उसको फिर सोचेगा कि चलो फिर से ऊपर रख लेते हैं, खत्म खराब हो जाएगा, ठीक है। जब उसको चढ़ाना रहता है उससे 2-4 घंटा पहले ही निकाल देना, नहीं तो जो फिर से उधर में तो उसी बना देते हैं, ठीक है। तो वहीं होता है फ्रीजिंग ऑफ और थॉइंग ऑफ, ठीक है। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द वाइल। अब एंटीकोगुलेंट्स रहना चाहिए। और सपोज माना कि तुम ढक्कन वक्कन खोल के कोई अच्छा पानी वानी गिरा दिया या छींटा पड़ गया कुछ भी हो गया, ठीक है ना, तो क्या होगा हिमोलाइसिस होगा ब्लड का, क्या होगा हिमोलाइसिस होगा। इसलिए जो भी टेस्ट ट्यूब तुम यूज करता है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बोल रहा है कोई वाइल या ट्यूब्स जो यूज़ कर रहे हो उसमें थोड़ा सा भी पानी का मात्रा नहीं जाना चाहिए,
ठीक है ना। ये नहीं कि हाथों में ऐसा है एक ड्रॉप गिर गया या छींटा होता है ऐसे मारे गिर गया, ठीक है ना, तो उसको क्या होगा इफेक्ट आ सकता है, ठीक है, जो भी डायग्नोसिस होगा। ये सब क्या करता है बताओ, ब्लड हेमोलाइसिस कर सकता है। ये था कि रिजेक्ट कब कब करते हैं, ये है कि ब्लड कब कब हेमोलाइज होगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे कि अगर कौन कौन सा टेस्ट है जो अगर ब्लड हेमोलाइसिस होगा तो इफेक्ट करेगा। बताया ना कि डायग्नोसिस गलत होगा, कौन कौन सा टेस्ट इफेक्ट होगा, ठीक है ना, इससे क्या करेगा, गलत आएगा, एरर आएगा उसमें, ठीक है ना, वो कल पढ़ेंगे। फर्स्ट है यूजिंग फूड स्मॉल सेंट्रीफ्यूज ब्लड सैंपल एट हाई स्पीड बिफोर द कंपोजिशन ऑफ द क्लॉट। अब तुमको यहाँ पे बताया था कि जो प्लेन वाइल है उसी में क्लॉट होता है ना, तो उसको क्या किया जाता है, जो रेड वाइल है उसको रेड वाइल उसको क्या किया जाता है 30 से 45 मिनट तक छोड़ दिया जाता है ताकि ब्लड करने का क्लॉट कर जाए, ठीक है ना। और ब्लड क्लॉट कर जाएगा तो सिर्फ सीरम या हल्का फुल्का करेगा तो क्या होगा, फिर टेस्ट के लिए बढ़िया है। नहीं तो क्या होगा, तुम्हारे भी तुम निकाला 5 मिनट में ब्लड क्लॉटिंग होगा, 5-10 मिनट में नहीं होगा, और तुम क्या करें उसको हाई स्पीड पर रोटेट करवा दिया, ठीक है ना, तो बढ़िया क्या होगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, क्या होगा, एक जगह आकर थक्का जमा लेगा, और उस समय क्या होगा, मानो कि यहाँ पर क्लॉट है, यहाँ पर क्लॉट है, ऐसे समझ रहा है, और इसको फिर मिक्स कर दिया, चाहिए और मिल जाएगा ना, समझ आ रहा है। तो तुमको सीरम लेना है, तो सीरम आई पूरा मिक्स हो गया सब, तो आएगा टेस्ट, सब रिपोर्ट गलत हो जाएगा, तो वही समझा रहा है। ये इस दिन पढ़ाई तो नहीं आता क्या कि सीरम और प्लाज्मा कैसे बनता है, कौन सा चीज में लेते हैं, कैसे पढ़ा था ये, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो समझ में आया साहब, तो ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। जो भी अच्छा एग्जामिनर आता है तो क्वेश्चन जरूर पूछता है किस किस केस में, सब कलेक्शन करना सबको आता है, लेकिन उनको पता भी होना चाहिए कि टेस्ट में किस किस क्या क्या क्राइटेरिया है, ब्लड जो है रिजेक्ट करना है, और यूटिलाइसिस ऑफ ब्लड क्या होता है और किस किस केस में होगा, ठीक है, और कौन कौन सा टेस्ट इफेक्ट होगा, ठीक है ना। जितना भी टेस्ट होगा जो इफेक्ट होगा उस सब हम कल करते हैं, ठीक है। समझ में आया सबको, आज इतना ही रहने देते हैं, टाइम हो गया, ठीक है, तो इसको बढ़िया से पढ़ लेना।